नमस्कार मित्रों, मैं संजय श्रीवास्तव आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। डेडिकेटेड फॉर एजुकेशन की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आधुनिक भारत के इतिहास में स्वदेशी आंदोलन चला और स्वदेशी आंदोलन में किस प्रकार से जो है उदारवादियों का आंदोलन चला, उसके बाद उग्र राष्ट्रवाद का आंदोलन चला और उसके बाद क्रांतिकारी आतंकवाद का आंदोलन चला। और इन आंदोलनों के बारे में बताते समय मैं आपको बिल्कुल परिचित कराऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उनकी मंशा क्या थी। जब अंग्रेज भारत में आए तो उनकी मंशा ये थी कि भारत में वो व्यापार करने के लिए आए थे और व्यापार करने के लिए आते आते उन्होंने उसे अपने उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश बना के कॉलोनी बना ली और उपनिवेश कॉलोनी बनाने के पश्चात उन्होंने इसको जो है यहाँ पर जो है कच्चे माल के निर्यात के लिए और तैयार माल के आयात के लिए इसको उपयोग करने लगे। यानी कि यहाँ से कच्चे माल का निर्यात होता था और तैयार माल का यहाँ पर आयात किया जाता था और इस प्रकार से यहाँ से धन का बहिर्गमन होने लगा। और यहाँ पर जो अधिकारी थे, जो वायसराय थे, भारत सचिव थे या और गवर्नर थे, दूसरे पदाधिकारी थे, कलेक्टर थे, उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था और इंग्लैंड में उनकी पेंशन भारतीय राजस्व से दी जाती थी। तो इस प्रकार से ये वेतन और पेंशन भारतीय राजस्व से दिए जाते थे, लेकिन ये धन के बहिर्गमन को इंगित करती थी। और इसी बात पर जो है दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया डेरा वेल्थ का सिद्धांत प्रस्तुत किया, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लूट खसूट मची हुई थी। यहाँ के धन को जो है बिना किसी यहाँ के उपयोग में लाए हुए, बिना यहाँ के लोगों की भलाई के लिए उपयोग किए हुए उसको यहाँ से इंग्लैंड भेज दिया जाता था और इंग्लैंड में उसका उपयोग जो है वहाँ के लोग करते थे, फिर उसको फिर से भारत में निवेश करते थे, फिर उसका लाभ कमाते थे, फिर उसको फिर इंग्लैंड भेज दिया जाता था, लाभ को भी मूलधन को भी। तो इस तरह से ये कच्चे माल के निर्यात के लिए कच्चा माल जो 3 रुपए का होता था उसको जो है 1 रुपए में यहाँ से भेज दिया जाता था इंग्लैंड, और जो पक्का माल जो 50 रुपए का होता था उसको 500 रुपए का करके यहाँ पे बेचा जाता था। और कहा जाता था कि जो चीज़ जो 3 रुपए की हम चीज़ थी और 1 रुपए में बेचते थे उसको कहते थे कि आपको जो है कि 20 पैसे कीमत की है, आपको 1 रुपया दे रहे हैं। तो जितना हमारी वास्तविक कीमत थी उससे कई गुना कम कीमत देते थे और ऊपर से दावा करते थे कि हम इसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा कीमत दे रहे हैं। और जो चीज़ हमको सस्ती मिलनी चाहिए वो कई गुना महंगी बेचते थे। वो कहते थे कि हम जो है इसको कई गुना आपको सस्ता दे रहे हैं। तो इस तरह से धन की बहिर्गमन का सिद्धांत रहा। और सबसे पहले जो है कांग्रेस की पहले जो है बहुत सी संस्थाएं हुई जिन्होंने इसका पर्दाफाश किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1861 ईस्वी में जब इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी तो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है दादा भाई नौरोजी और दूसरे लोग हुए और गोपाल कृष्ण गोखले भी हुए, उसमें दूसरे लोग भी हुए और जो है वो लोग जो है, लेकिन सरकार के पिट्ठू थे और सरकार के पिट्ठू होने की वजह से उन्होंने सरकार का कभी विरोध नहीं किया और सरकार की मंशा के अनुरूप ही कार्य किया। तो इन लोगों ने सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया। और दादा भाई नौरोजी 1886 और 1893 और 1906 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उनसे पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, जो कि बम्बई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था और चौथा अधिवेशन जो है वो इलाहाबाद में हुआ था। पहले अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बने, दूसरे अधिवेशन में जो है कुल मिलाकर के जो है दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने, तीसरे अधिवेशन में जो है
जो कि 1887 में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने, उसके बाद पी आनंद चार्लू अध्यक्ष बने, फिर सूर्यनाथ बनर्जी अध्यक्ष बने। इस तरह से लोग अध्यक्ष बनते गए और बाद में रोबी चंद्र दत्त भी बने, जिन्होंने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी हुई है। तो ये अर्थशास्त्री जब भारत के अध्यक्ष बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने इस बात को रेखांकित किया किस प्रकार से भारत से धन का बहिर्गमन होता है और भारत को एक कॉलोनी बना दिया गया है धन के बहिर्गमन के लिए। ब्रिटिश साम्राज्य की धन के बहिर्गमन के लिए कॉलोनी बना दिया गया है। तो ये सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस का अधिवेशन जो होता था उसको जो है इन्होंने एक सेफ्टी वाल्व के रूप में यूज करना चाहा। सबसे बड़ी बात सेफ्टी वाल्व के रूप में इसलिए क्योंकि इससे जो है जो भारतीयों का असंतोष था उस असंतोष को निकालने के लिए प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है कि अगर कहीं प्रेशर कुकर फटने वाला हो या उसमें ज़्यादा प्रेशर बन जाए तो सेफ्टी वाल्व फट जाए और उसके तो पूरी भाप निकल जाए। उसी तरह से ये करना चाहते थे कि भारतीयों का संतोष निकालने का एक तरीका इन्होंने कांग्रेस बनाया। कांग्रेस से के माध्यम से कांग्रेस को उन्होंने समाज सुधार तक सीमित रहने की सलाह दी, लेकिन 1887 में टकराव का रास्ता आ ही गया जब इन्होंने समाज सुधार तक सीमित रहने की सलाह दी और कांग्रेस जो है राजनीतिक क्षेत्र में उतर गई, राजनीतिक विरोध पर उतर आई। और डफरिन ने तब कहा था कि कांग्रेस ट्रेडिशन की फैक्ट्री बन गई है, कांग्रेस राजद्रोह की फैक्ट्री बन गई है। और ये बात जो है कांग्रेस की राजद्रोह की फैक्ट्री बनने की बात जो है कांग्रेस के नेताओं को अखर गई। और बाद में प्रेयर पटिशन और प्रोटेस्ट की नीति थी कांग्रेस की ट्रिपल पी की, लेकिन प्रेयर पटिशन और प्रोटेस्ट की मॉडरेट्स की नीति थी। ये लोग अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि अंग्रेज एक न्यायप्रिय जाति और भारतीयों के समस्याओं से अवगत होने पर वो भारतीयों के साथ न्याय करेंगे। लेकिन न्याय क्या करेंगे, न्याय क्या करेंगे? अगर उनको न्याय की करना होता तो वो इतनी दूर जो है व्यापार करने के लिए क्यों आते? इतनी दूर व्यापार करने के लिए वो इसी उद्देश्य से आए थे कि ताकि जो है भारतीयों के व्यापार, भारतीयों के धन का दोहन कर सके भारतीय, और वो पूरी दुनिया में अपनी नौसेना के बल पे ही तो जो है काबिज हुए थे। तो नौसेना के बल पर उन्होंने जो है यहाँ पे कई विदेशी शक्तियों को हराया और उसके बाद फिर भारतीय फूट और राज करो की नीति अपनाई और भारतीयों को जो है अपना गुलाम बनाया। गुलाम बनाने के बाद अपनी एक तरफा नीति चलाई। तो इन सब से कुल मिलाकर यही संकेत मिलता है कि भारत में धन की बहिर्गमन के लिए जो है उन्होंने सबसे पहले भारतीय राजस्व को चोट पहुंचाई। और यहाँ पे लेकिन इसका एक तरफा पहलू यही नहीं है कि ब्रिटिश ने भारत में कल नुकसान ही नुकसान किया, उन्होंने कुछ फायदे भी किए। यहाँ संस्थाएं स्थापित की, भारत के राष्ट्रीयकरण के लिए रेलवे की स्थापना की। रेलवे 1830 ईस्वी में सबसे पहले इंग्लैंड में चली थी और 1853 में थाने से मुंबई के बीच में जो पहली रेलवे चली और टेलीग्राफ जो चला जो डलहौजी की देन थी। इन सबसे भारत का राष्ट्रीयकरण भी हुआ और ये बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात समझने की मार्के की बात है और इस बात को भी समझना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो है भारतीयों में जो चेतना आई थी, जो उनका जो बौद्धिक स्तर था वो अब इस बात के लिए तैयार नहीं था कि वो अब गुलाम बन के रहे। और उनके अंदर जो है अब जो विभिन्न उदाहरण थे जैसे कि रूस को जापान ने हराया था, इटली को इथोपिया ने हराया था। तो जो है इसके अलावा बोयर का युद्ध, इन सब जिसमें इंग्लैंड की हार हुई थी, इन सबसे रेशियल सुप्रीमेसी यानी कि नस्लीय श्रेष्ठता का सिद्धांत जो है खाक में मिल गया था। और इसका परिणाम ये रहा कि नस्लीय श्रेष्ठता के सिद्धांत के खाक में मिलने का परिणाम ये रहा कि अब भारतीय लोगों में आत्मविश्वास बढ़ गया। वो सोच सकते थे कि अंग्रेजों को पराजित किया जा सकता है और अंग्रेजों को पराजित करने का उनके अंदर जो जज्बा आया, जो उनके अंदर विश्वास पैदा हुआ, उसका परिणाम ये रहा कि वो अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने लगे। और अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने के लिए जो है क्रांतिकारियों में एक वर्ग ऐसा भी था जो मानता था कि अंग्रेजों की तुलना में हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। वो भारत के पास्ट को, भारत के अतीत को का एक सुनहरा चित्र प्रस्तुत करते थे और ये कहते थे कि हमारा जो अतीत है वो अंग्रेजों के अतीत से बेहतर है, हम अंग्रेजों से बेहतर अतीत रखते हैं, हमारा जो शानदार अतीत रहा है। और अंग्रेज जो है अभी जो सीख रहे हैं हम उसको अतीत में उसको करके सब कर चुके हैं, करके उसको पूरी तरह से उसको जो है हमने हासिल कर लिया है। तो अंग्रेजों को उनकी मानसिक दास्ता जो थी वो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन जो था वो एक प्रकार से भारतीयों को बहुत
इन्फीरियर पोजीशन में मानता था, और उसने जो है नाटो ब्रदर्स की डिपोर्टेशन हुआ, यानी उनको जो बिना किसी अपराध को उनको जो डिपोर्ट कर दिया गया, यानी निर्वासित कर दिया गया। तिलक को जो कारावास की सजा हुई, और जो कलकत्ता कॉरपोरेशन में भारतीय सदस्यों की संख्या घटाई गई। इसके अलावा जो है जो ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट लाया गया, और इसके अलावा और भी कई चीज़ें की गई, जो है यूनिवर्सिटीज एक्ट लाया गया। ऐसे कर्जन का प्रतिक्रियावादी स्वरूप सामने आया, और इसके परिणाम स्वरूप बंगाल में विभाजन हुआ। उसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन का उदय हुआ, और स्वदेशी आंदोलन के उदय के परिणाम स्वरूप जो भारत में आंदोलन की एक श्रृंखला चल निकली। और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में स्वदेशी आंदोलन जो था वो सबसे पहला आंदोलन था, जिसमें किस प्रकार से जो है वो पहली बार सबसे पहले भारतीय संगठित हुए, और सबसे पहले जो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का भी मतलब संघर्ष का बिगुल फूका। और इसमें जो है सबसे बड़े का नेतृत्व में कई लोग थे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने भले कहा हो कि विदेशी वस्तु की बर्बादी निश्चित बर्बादी है, लेकिन यहीं से जो है बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का उदय हुआ। तो इन सब चीज़ों पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। इन सब पहलुओं को ध्यान में रख के चले तो हम पाते हैं कि ये सब चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों की भारतीय साम्राज्य प्रशासन के दौरान जो है उन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये है कि बर्मा, और जो है बर्मा को भारतीय साम्राज्य में जो है बर्मा, अफगानिस्तान, इन सब चीज़ को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, और बर्मा अफगानिस्तान का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। तो ये दूसरी चीज़ जो है वो अपनी मनमानी पे उतार होते थे, जो है तरह तरह की नीतियाँ लाते थे, और उन नीतियों के लाके मनमाने तरीके से अपने जो है अपनी चलाते थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं अंग्रेजों की ये जो प्रवृत्ति थी वो जो है भारत के लिए घातक साबित हुई, लेकिन बाद में जो है उदारवादियों की नहीं चली, और उग्र राष्ट्रवाद का दौर चला। उग्र राष्ट्रवाद क्रांतिकारियों ने, हालांकि क्रांतिकारी आंदोलन इसलिए भी बहुत सफल नहीं हो सकता था क्योंकि क्रांतिकारियों की जो विचारधारा थी वो जो है मार काट की थी, यानी कि थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म और क्रांतिकारी में अंतर समझना होगा। जो उग्रवादी विचारधारा थी और जो क्रांतिकारी विचारधारा थी उसमें अंतर ये था, उग्रवादी थोड़ा सा उग्र तरीके से विरोध करना चाहते थे, उग्र तरीका था उनका, सामान्य से उग्र तरीका था, जबकि क्रांतिकारी मार काट में विश्वास करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है क्रांतिकारी और उग्रवादियों में ये अंतर है। क्रांतिकारी जो है बम, गोली और पिस्तौल की नीति में विश्वास करते थे, जबकि उग्रवादी उग्र विचारधारा के थे। तो इन दोनों तीनों विचारधाराओं ने ही भारत को आज़ादी दिलाने में सफलता प्राप्त योगदान दिया। और ये समय के साथ साथ देखा जाए तो जैसे जैसे समय बीतता गया, ये सारी विचारधाराएं जो है गांधीवाद के दौर में आकर के ये सारी विचारधाराएं, एक नए विचारधारा गांधीवाद का उदय हुआ, और उसके बाद गांधीवाद के उदय के बाद जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक नए दौर में प्रवेश कर गया। तो गांधी के दौर की चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ जितना ही, तब तक के लिए नमस्कार।